गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, अच्छे हो अपने घर पर? वेरी गुड। खुश रहो, आबाद रहो, पढ़ते रहो, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो और जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ ऐसे अपना प्यार बनाकर। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और जो बच्चे पुराने वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, साथ ही साथ लाइक का बटन दबाया करो, कमेंट किया करो, एक प्यारा सा डाउट हो तो भी कमेंट किया करो डाउट का, ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूँ उस डाउट का। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर किया करो ताकि उनकी भी मदद हो सके, सबकी मदद करनी चाहिए ना। वेरी गुड। तो आज फिर हम आपके सामने 7th क्लास से लेसन नंबर 6 लेके आए हैं इतिहास में। चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा है, चैप्टर का नाम है नगर व्यापारी और शिल्पीजन। ठीक है, तो चलें क्वेश्चनों की ओर। चलो करते हैं शुरुआत। अभ्यास का पहला प्रश्न, तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे की जाती थी? तंजावुर जो नगर है उसको जल कैसे पहुंचाया जाता था? सिंपल सा है, जल कैसे पहुंचेगा? या तो नदी से, कुएं से, तालाबों से, इनसे पहुंचेगा। तो देखते हैं आंसर। तंजावुर कावेरी नदी के तट पर बसा है। तंजावुर कहाँ बसा है? कावेरी नदी के तट पर। यह नदी बारहमासी थी। बारहमासी का मतलब होता है पूरे साल बहने वाली। ठीक है, कुछ तो होती है मौसमी नदियाँ कि मौसम के अनुसार बहती है, जैसे मानसून आया तो पानी आया, वर्षा हुई तो उनमें नहरों में पानी आ जाता है, नदियों में पानी आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो बारहमासी यानी कि पूरे साल बहती है। ठीक है, बारहमासी यानी कि 12 महीने बहने वाली नदी। इस नदी से तंजावुर को जल की आपूर्ति की जाती थी। समझ आया ना? कौन सी? कावेरी नदी से तंजावुर नगर को जल भेजा जाता था, यानी कि उसकी जल की आपूर्ति की जाती थी। उनके वहाँ के लोगों को जो जल चाहिए होता था वो कावेरी नदी से मिल जाता था। तालाबों तथा कुओं से भी नगर में पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन मोस्ट आपके लिए कावेरी नदी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था? ब्लैक टाउन्स में देसी व्यापारी तथा शिल्पीकार रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे ब्लैक टाउन्स में? देसी व्यापारी तथा शिल्पीकार। अगला आपके विचार से मंदिरों के आसपास बने नगर क्यों विकसित हुए? देखिए, आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? आपको पता है जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ लोग रहने लग जाते हैं, उनकी आस्था जुड़ जाती है मंदिरों से। अब उत्तर देखिए, शासक मंदिरों को भूमि और धन क्या करते थे? अनुदान में देते थे, यानी कि दान कर दिया करते बड़े बड़े शासक, राजा महाराजा, मंदिरों को भूमि और धन। मंदिरों के आसपास बाजार विकसित होते थे। अब मंदिर बने हैं तो वहाँ पर पूजा का सामान मिलेगा, पूजा का सामान मिलेगा तो लोग अपनी दुकानें लगाएंगे, दुकान लगाएंगे तो रहना भी शुरू कर देंगे, और रहना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वहाँ बाजार भी बनने लग जाएगा। यहाँ व्यापारी और तीर्थयात्रियों के रहने के स्थान भी बनने लगे थे। अब होटल भी खुल जाते हैं ना, होटल, रेस्टोरेंट, साथ ही साथ आपने देखा होगा छोटे छोटे रूम बना लेते हैं लोग किराए पे देने के लिए। तो जिससे क्या होगा, लगातार वहाँ पर बाजार बनने लगे। अच्छा, एक बात बताओ, शासक मंदिरों को भूमि और धन क्यों देते थे? अपने आप की प्रतिष्ठा, यानी कि अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत ताकत है। इन चीज़ों को दिखाने के लिए वो मंदिरों को दान दिया करते थे, और लोगों की जो भावना है वो अपने प्रति अच्छी किया करते कि लोग ये सोचे देखो कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा राजा है जो मंदिरों को दान देता है, हमारे लिए मंदिर बनवाया इसने। ठीक है, इसलिए वो दान देते थे। समझ आया? वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए शिल्पीजन कितने महत्वपूर्ण थे? ये शिल्पी गिल्ड बनाकर रहते थे। गिल्ड का मतलब था समूह बनाकर। ठीक है, मंदिर नगरों में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देते थे। इनका मुख्य कार्य क्या था? शिल्पीजन का गिल्ड बनाकर रहने के, समूह बनाकर रहना, और उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देना जो मंदिरों के नगर है वहाँ पर। ठीक है, बुनकर भी मंदिरों को पराय दान दक्षिणा देते थे। बुनकर कौन होते हैं? कपड़े का व्यापार करने वाले, कपड़े को बनाने वाले। ठीक है, वो भी क्या करते थे? दान दक्षिणा देते थे मंदिरों को। पांचाल यानी कि विश्वकर्मा समुदाय। पांचाल यानी कि विश्वकर्मा समुदाय, जिनमें सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री शामिल थे। पांचाल किन्हें कहते थे? विश्वकर्मा समुदाय के लोग। विश्वकर्मा भगवान है ना, उनके समुदाय के लोग, जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री थे। ये भी मंदिरों के लिए बहुत आवश्यक थे, क्योंकि ये भी मंदिरों को दान दक्षिणा दिया करते और मंदिरों के लिए काम
किया करते थे। अब इसमें हमारा अगला प्रश्न है, देखिए लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे। ठीक है, इसका उत्तर है मुगल काल में यह नगर पश्चिम व्यापार का केंद्र था, यानी कि जो हमारे पश्चिम के देश है ना, इनके लिए व्यापार का केंद्र था। कौन सा? सूरत। आपको पता है सूरत हमारे पश्चिम दिशा में है ना। सेकंड पॉइंट, सूरत और भुज की खाड़ी जो गुजरात में है से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। कि जो पश्चिम के देश थे ना, वो भुज की खाड़ी और सूरत से हमारे देश के साथ व्यापार करते थे, यानी कि समुद्र के रास्ते आते और सूरत बंदरगाह और भुज की खाड़ी पर उतरते और हमारे देश के साथ व्यापार करते, और हमारे देश का बहुत सारा सामान भी इन्हीं रास्तों से पश्चिम के जो देश हैं उनकी ओर जाता था। थर्ड है, सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे। सूरत में वस्त्र बनते थे, हालांकि सूरत अभी भी वस्त्र के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और उस समय सुनहरे गोटा और किनारियों के लिए वस्त्र प्रसिद्ध थे, जिनकी विदेशों में भी बहुत ज़्यादा मांग थी और हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा मांग थी। सूरत से लोग हज यात्रा के लिए भी जाते थे। मक्का और मदीना जाते हैं ना सऊदी अरब, तो वो भी हज यात्रा सूरत के रास्ते से ही, यानी कि सूरत के द्वारा समुद्री रास्ते से होकर जाते थे। इसलिए लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत आते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए छोटे प्रश्न, विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1336 में। कब हुई? 1336 में। उसके बाद विजयनगर का प्रथम शासक था हरिहर। कौन था विजयनगर का प्रथम शासक? हरिहर। विजयनगर का दूसरा शासक कौन था? बुक्का राय। ठीक है, पहला शासक था हरिहर और दूसरा बुक्का राय, हालांकि दोनों भाई थे। विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय। देखिए क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा भी जाता है विजयनगर का सबसे शक्तिशाली, तो घबराना मत, पहले और शक्तिशाली में थोड़ा अंतर है। पहला तो था हरिहर, दूसरा बुक्का राय, और सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय। सैन्य शिविर में कौन रहते थे? सिंपल सी बात है, सेना। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। याद रखना, तालीकोटा का दूसरा नाम है राक्षसी तांगड़ी युद्ध। राक्षसी तांगड़ी युद्ध कब हुआ था? 1565 में। ये था आपका लेसन नंबर 6। मैं आपको इसके फिर से प्रश्न एक बार दिखा देता हूँ, ताकि जो बच्चे नोटबुक बनाते हैं उनको दिक्कत ना हो। देखिए चैप्टर का नाम था नगर व्यापारी और शिल्पीजन। शिल्पीजन भी एक प्रकार के व्यापारी होते हैं जो शिल्पकार का व्यापार, यानी कि वस्तुओं को बनाते हैं, उन पर रंग रोगन करते हैं, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ, ये सारे, ठीक है, और व्यापार करते हैं उनका। फिर ये आपका पहला प्रश्न था तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन में कौन रहता था। तीसरा प्रश्न आपका, आपके विचार में मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। ठीक है, तसल्ली से देखिए ताकि आप अपनी फेयर नोटबुक को भी अच्छे से तैयार कर सको। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न था, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए शिल्पीजन कितने महत्वपूर्ण थे। गिल्ड का अर्थ मैंने बताया था समूह। ठीक है, उसके बाद ये था ना, लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे। ठीक है, आराम से वीडियो को रोककर आराम से तसल्ली से नोटबुक बना लेना। फिर आपके छोटे प्रश्न, विजयनगर की स्थापना 1336 में। पहला शासक विजयनगर का हरिहर, दूसरा बुक्का राय, शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय। सैन्य शिविर में कौन रहते थे? सेना। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में, जिसका दूसरा नाम था राक्षसी तांगड़ी। ठीक है, याद रखना, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ 1565। ये विजय तालीकोटा का ही दूसरा नाम था। ठीक है, राक्षसी तांगड़ी। तो ये था आपका लेसन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें प्लीज़, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करो ताकि मुझे भी मोटिवेट हो जाऊँ मैं भी आपके कमेंट को देखकर, क्योंकि मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे खुद वीडियो देखते हैं प्लीज़ मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ताकि उनके भी हेल्प हो सके, वो भी अपनी नोटबुक बना सके, चैप्टर को आसानी से समझ सके। मेरा जो तरीका, मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल से तरीके से आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।